और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। सलामती काउंसिल ने यमन में जंगबंदी की मॉनिटरिंग के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की तैनाती को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी दे दी है और यह करारदाद बरतानिया की जानिब से पेश की गई थी और करारदाद में सेक्रेटरी जनरल से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए सिफारिशात देने और हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है। जुमे को सलामती काउंसिल का ये इजलास यमन में जंगबंदी के हवाले से था। इजलास के दौरान बरतानिया की जानिब से एक करारदाद पेश की गई जिसमें यमनी हुकूमत और हौसी ग्रुप के दरमियान स्वीडन में तय पाए गए मुआहदे पर अमल दरामद के लिए आलमी मुबस्सिरीन की तैनाती का मुतालबा किया गया था। करारदाद में यमन बहरान के पुरअमन हल, अल हुदीदा में अमन बहाली और मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर दिया गया। Mr. President, the resolution endorses all the agreements reached by the parties at Stockholm. These critically include a ceasefire and mutual redeployment of forces from Hodeida city and port, and that came into force on the 18th of December. It authorises the United Nations to deploy support for implementation of those agreements, including monitors, and as we heard from the Secretary-General the other day, he is working on an advanced team that will go in the next few days. इस ज़िम्न में सलामती काउंसिल ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस को 6 माह के लिए मुबस्सिरीन की तैनाती और मुआहदे को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी हवाले से सेक्रेटरी जनरल से 1 माह के अंदर सिफारिशात पेश करने और इसमें होने वाली पेशरफ्त की हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने की भी दरख्वास्त की गई। यमन की 80% आबादी इस वक्त बाहर से आने वाली ग़िज़ाई इमदाद पर मुनहसिर है। ये इमदाद अल हुदीदा बंदरगाह से होकर आती है। करारदाद में हुकूमत और हौसी ग्रुप से सभी बंदरगाहों पर जहाज़ों की नक़्ल व हरकत को आसान बनाने के लिए कहा गया है। Mr. President, we remain deeply concerned about the humanitarian crisis and the looming threat of famine. The measures in the Stockholm Agreement will serve to alleviate humanitarian suffering, but further measures are urgently needed, as outlined several times to this Council by Under-Secretary General Mark Lowcock. बरतानिया की इस तजवीज़ से अमेरिका ज़्यादा खुश नहीं था। अमेरिका ने नई रवायत डालते हुए इसकी जगह नई करारदाद पेश की। उमूमन इस तरह की करारदाद में मेंबर मुल्क अपनी तजावीज़ पेश करते हैं, न कि नई करारदाद। बरतानवी करारदाद में अमन मुआहदे पर अमल दरामद और अक़वाम मुत्तहिदा के रोल पर ज़्यादा फोकस किया गया था, जबकि अमेरिकी करारदाद में इंसानी बहरान का कहीं जिक्र नहीं था। जुमे को सलामती काउंसिल ने जो करारदाद मंजूर की उसमें इमदादी बहरान का लफ्ज़ बरकरार रखा गया। ज़राए के मुताबिक अमेरिका चाहता था कि करारदाद में ईरान की मजम्मत भी की जाए, लेकिन रूस ने इसकी मुखालफत की। So while we voted for the resolution put forward by our friends, the United Kingdom, we regret that it does not call Iran to account for its destructive agenda in Yemen. We hope that in the days to come, Iranian missiles or misdeeds do not shatter the promise of peace and bring us back to where we were before. But if that does happen, this council may come to regret that omission. करारदाद में यमन में जंग के लिए बच्चों की भर्ती और बारूदी सुरंगों के बिछाने का मामला भी ज़ेर बहस आया। करारदाद में फरीक़ैन से इस तरह की कार्रवाइयों से बाज रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इधर अमेरिकी बहरिया के बहरे खलीज में नकल व हरकत बढ़ने लगी है और गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी बहरिए का एक बेड़ा दरियाए हरमज़ तक पहुंच गया और अस्करी लिहाज से इस बहरी रूट को बेहद अहम माना जाता है। दुनिया में तेल सप्लाई का 1/3 हिस्सा इसी रूट से होकर के गुजरता है और खलीज फासर में अमेरिकी बहरिए की जंगी मश्क एक ऐसे वक्त में हो रही है जबकि ईरान की जानिब से इस रास्ते को बंद करने की मुसलसल धमकी दी जा रही है। अमेरिकी बहरिए की जंगी मश्क से इलाके में कशीदगी पैदा होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी बहरिया इसे जारहाना इकदाम नहीं मानता और कमांडिंग ऑफिसर रैंडी पेक का यह कहना है कि अमेरिका की मौजूदगी से खित्ते में जारी कशीदगी कम होगी। नई पाबंदियां आयद होने के बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहद कशीदा हो चुके हैं। पाबंदी के सबब ईरान में बैंकिंग निज़ाम मफलूज होता जा रहा है और अमेरिका का कहना है कि पाबंदी का मकसद ईरान के मुबैना जौहरी प्रोग्राम और मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म जंगजुओं की मदद रोकना है, जबकि ईरान इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करता है। उसका इल्ज़ाम है
कि अमेरिका की मौजूदगी से मशरिक़े वुस्ता के हालात मजीद खराब हो रहे हैं। Showing that they're committed to regional stability all across the globe, but particularly in the Gulf region. You know, it's a very economically important area for the entire world, and so we're going to continue to go wherever we can internationally, international waters, and we're going to, show our presence. Hopefully, it is a calming effect as we professionally execute our mission. We certainly, strive to support our Gulf allies and let them know that we're going to continue to be committed to this area and then, equal access to international waters. We began our transit early this morning. We saw a couple of small patrol craft off to our starboard side, Iranian aircraft, surface craft, and then we saw another one of their surface vessels. We call it Gatekeeper. Was pretty much at the entrance of our approach, and then we continued to see they acted professionally as we approached and turned north into the approaches to the straits, and then we saw several groups of small, fast and short attack craft, who again, as you noted, were Iranian flagged. बढ़ते आगे, इस्राएली फौज की फायरिंग में हलाक हुए नौजवान को गाजा में सुपुर्द खाक कर दिया गया और जनाजे में हजारों अफराद शामिल थे। जनाजे के हमराह अहले खाना और रोती बिलखती खवातीन भी शामिल थीं। नौजवान की मौत मुजाहिरे के दौरान इस्राएली फौज की फायरिंग में हुई और एक रोज कबल हजारों अफराद सरहद के करीब इस्राएली कब्जे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तभी जारहाना कार्रवाई करते हुए हिफाजती दस्तों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में मासूम समेत 3 अफराद हलाक हुए, जबकि दर्जनों जख्मी बताए जा रहे हैं। इनमें 4 मेडिकल स्टाफ और 2 सहाफी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 39 हफ्तों से हर जुमे को हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी जुनूबी और शुमाली गाजा इसराइल सरहद पर इकट्ठा होकर के मुजाहिरा करते हैं और मार्च के आखिरी हफ्ते से चल रहे इन मुजाहिरों में अब तक 220 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इन सबके बीच इस्राएली फौज ने एक वीडियो जारी कर हुकूमत के उन दावों की तस्दीक की है जिनमें लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह की जानिब से सुरंग खोदने का इल्जाम लगाया गया था और वीडियो में इस्राएली फौजियों को सुरंग बंद करते हुए दिखाया गया है। जिस इलाके में सुरंग खोदी गई उसे ब्लू लाइन कहा जाता है और इसराइल का इल्जाम है कि सुरंग के जरिए हिजबुल्लाह ईरान की मदद से इसराइल पर हमला करने का मंसूबा बना रहा था और लेबनान में मौजूद यूएन पीस कीपिंग टीम ने भी सुरंग खोदे जाने की तस्दीक की है, लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से अभी तक इस जिम्न में कोई बयान नहीं सामने आया है और उसने अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं की है। इधर तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शुमाल मशरिकी शाम में मुमकिना फौजी कार्रवाई के मंसूबे को फिलहाल टाल दिया है और गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने 2 मुख्तलिफ मौके पर इन इलाकों में सरगर्म कुर्द बागियों के खिलाफ किसी भी वक्त फौजी कार्रवाई का ऐलान किया था। गुज़िश्ता दिनों इस्तांबुल में एक प्रोग्राम के दौरान मुमकिना कार्रवाई को मुलतवी करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब ये मुहिम अगले महीने शुरू होगी और कहा यह जा रहा है कि यह फैसला शाम से अमेरिकी फौज की वापसी के ऐलान के पेश नजर लिया गया है। और उधर माल्टा में सहाफियों से बात करते हुए तुर्की के वजीर खारजा ने शाम से अमेरिकी फौज की वापसी के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि वाशिंगटन को इस हवाले से अंकारा से ताउन करना चाहिए। Well, with regards to withdrawal decision of the United States to withdraw from Syria, we welcome that decision. And Turkey fully supports the territorial integrity of the country. I mean, Syria, we are very much committed. We need to coordinate this withdrawal with the United States, and we have already in touch at different level. I have spoken to my counterpart, Mike Pompeo, and our defense minister has been in touch, his counterpart. And also mill-to-mill dialogue is still there. बढ़ते आगे, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में बम धमाके में कम से कम 5 अफराद हलाक हुए हैं और 4 लोग जख्मी हो गए हैं। यह धमाका सदारती महल के करीब हुआ और एनी शाहिदीन के मुताबिक यह धमाका कार बम के जरिए किया गया। हमले की जिम्मेदारी अल शबाब ग्रुप ने ली है।
पहले धमाके के बाद दूसरा पास में ही धमाका एक और हो गया, लेकिन इस धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया। रेडियो अंदुलुस पर जारी पैगाम में अल शबाब ने दोनों धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि दूसरा धमाका भी कार बम के जरिए किया गया। हलाक होने वालों में ज्यादातर हिफाजती दस्तों के एहलकार हैं और मकामी पुलिस के मुताबिक चेक पॉइंट के करीब हुए धमाके में 5 लोग हलाक हुए, जबकि मीडिया के मुताबिक दूसरे धमाके में भी 2 लोग हलाक हुए हैं। पुलिस ने भी मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। अफगानिस्तान में पानी की किल्लत संगीन सूरत अख्तियार करती जा रही है। जैसा कि हम खबरों में पहले भी देख चुके हैं, मुल्क में कहत जैसे हालात बन चुके हैं और पानी की सतह नीचे होने की वजह से और लगातार नीचे होते जाने की वजह से मुल्क में कुएं की खुदाई का काम करने वाली कंपनियों की डिमांड भी गुज़िश्ता चंद महीने में काफ़ी बढ़ गई है। जिन्हें महीनों कोई काम नहीं मिला करता था, अब उनके पास काम का अंबार लगा हुआ है। राजधानी काबुल में लोगों को पानी के लिए दिन में कई दफ़ा वाटर पॉइंट जाना पड़ता है। शहर में कभी 24 घंटे वाटर सप्लाई होती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि महज 3-4 घंटे ही वाटर सप्लाई होती है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में पानी की मौजूदा सतह गुज़िश्ता साल की बनिस्बत 50% नीचे जा चुकी है। मुल्क के 34 में से 16 सूबे इस वक्त ज़बरदस्त कहत के चपेट में हैं और इसकी वजह से तकरीबन 20 लाख अफराद मुतासिर हो रहे हैं। वाज़ेह हो कि जंग के सबब मुल्क का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वाटर प्रोजेक्ट्स और बांध बनाने की रफ्तार भी बेहद सुस्त है। मुल्क में पानी जमा करने का भी कोई निज़ाम नहीं है। यही वजह है कि फाजिल पानी दूसरे मुल्कों में चला जाता है। इधर हिंदुस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर आलमी सतह पर बड़ा इनकलाब पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इस राय का इजहार किया है साबिक खारजा सेक्रेटरी और बीजिंग में हिंदुस्तानी सफीर रह चुकी निरुपमा मेनन राव ने। उनके नजदीक दुनिया के सबसे बड़े तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शामिल दोनों ममालिक अपने इल्म और हुनर को मुश्तरका तौर पर बरूएकार लाते हुए तरक्की और खुशहाली की नई तारीख लिख सकते हैं। और चीनी मीडिया को दिए खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बाहमी इश्तराक और ताउन के जरिए दोनों मुल्क आलमी सतह पर अमन और खुशहाली लाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों साबिका तखलियों को भुला करके आगे बढ़ना चाहिए और अब ये ऐसा कर भी रहे हैं। Well, I'd say it's a very welcome development that we have restored the equilibrium in bilateral relations. When you contrast it to the situation last year, in the summer of 2017, when we had the standoff, I would say, at Doklam. And this year, what you have seen is a very welcome attempt by both countries, by the leaders of both countries, to meet, to discuss these differences, and to really draw a blueprint for the way forward. What you see as a result on the ground is that tensions have eased and the dialogue has resumed, and we have not lost sight of the larger picture, which is that we, as two of the largest developing countries, can bring our collective and our shared weight as leading global nations to bring good for the future of the world. बढ़ते आगे और अब खबर नेपाल से है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 23 अफराद जाँ बहक हो गए और हादसे में कई तलबा और असातिज़ा भी हलाक हुए हैं। तलबा का ग्रुप बॉटनिकल फील्ड ट्रिप से वापस लौट रहा था और यह हादसा राजधानी काठमांडू से 400 किलोमीटर दूर मगरिब में वाक़े डोंग के पास हुआ। मकामी मीडिया के मुताबिक सालियान से डांग जा रही बस के गहरी खाई में गिरने से यह हादसा पेश आया और यह इलाका काफी बुलंदी पर वाक़े है। बताया जा रहा है कि मोड़ पर ड्राइवर पर कंट्रोल नहीं रहा और ड्राइवर एक तरह से उसने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार को बताया है। पुलिस और मकामी लोगों की कोशिशों की वजह से 14 लोगों को बचा लिया गया है। इन्हें काफी चोटें आई हैं। इलाज के लिए इन्हें मकामी अस्पताल में भी दाखिल करवाया गया है।
इधर म्यांमार हाई कोर्ट आइंदा पीर को रॉयटर न्यूज एजेंसी से वाबस्ता 2 सहाफियों की अपील पर सुनवाई करेगा। दोनों को जिला अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी के इल्जाम में 7 साल की सजा सुनाई है। गुज़िश्ता साल रखाइन सूबे में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ले आम पर स्टोरी करते हुए दोनों सहाफियों ने फौजी कार्रवाइयों को बेनकाब किया था। फौजी कार्रवाई के सबब तकरीबन लाखों रोहिंग्या मुसलसल नकल मकानी कर मुख्तलिफ मुल्कों में पनाह लिए हुए हैं और इन मामलात को लेकर के म्यांमार हुकूमत और फौज आलमी सतह पर भी जबरदस्त तनकीद का सामना कर रही है। इंडोनेशिया में 1 साल कबल इंसानी कैद में आए अल्बिनो आरंगुटान को दोबारा जंगलात में छोड़ दिया गया है और सुमाट्रा और बोर्नियो को इलाके में पाई जाने वाली इस एक मखलूक से अगर बात करें तो ये दुनिया से धीरे धीरे मादूम होती जा रही है। 1 साल कबल इंडोनेशिया में इंसानी कब्जे में आए अजीबुल खिल्कत जानदार मखलूक को दोबारा जंगल में छोड़ दिया गया। इस मखलूक को अल्बिनो आरंगुटान कहते हैं। अल्बा लैटिन जबान का लफ्ज जिसका मतलब होता है सफेद। चूंकि ये मखलूक पैदाइशी तौर पर रंगों से महरूम होती है, इसके जिस्म की जिल्द और बालों का रंग सफेद और आंखों का रंग गुलाबी था, इसलिए इसे ये नाम दिया गया। अल्बिनो आरंगुटान बोर्नियो और सुमाट्रा के आबाई बाशिंदे माने जाते हैं। इनकी जिसामत काफी बड़ी होती है। तन्हाई में रहने वाले इस मखलूक के बाल और हाथ काफी लंबे होते हैं। इनके हाथ और पांव झुके और बंधे होते हैं। जब ये उम्र की पुख्तगी को पहुंचते हैं तो इनके गाल और गले पर गोश्त चढ़ जाता है। 1 साल कबल इसे कैद से आजाद किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक अल्बाइनिज्म एक नस्ली डिसऑर्डर है जो नस्ल दर नस्ल जारी रहता है। कैद से आजाद कराने के बाद इसे रिहेबिलिटेशन सेंटर पर रखा गया था। सेंटर के अहलकारों के मुताबिक इस दौरान सीखने की सलाहियत का उसने जबरदस्त मुजाहरा किया। सेंटर में एक मादा आरंगुटान भी थी, इसका नाम कीका था। इस दौरान दोनों के दरमियान उनसियत पैदा हो गई। सेंटर की प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों को एक ही दिन जंगल में ले जाकर छोड़ा गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक आरंगुटान की नस्ल धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बढ़ते आगे। चीन का कहना है कि किसी मुल्क से तिजारती जंग लड़ने में उसे कोई दिलचस्पी है और ना ही उसका कोई ऐसा इरादा है। वजारत खारजा के तर्जुमान हुआ शुनयिंग ने यह कहा कि चीन आजाद मईशत और ओपन मार्केट के साथ साथ कसीर जहती तिजारती अमल की हिमायत करता है। वाज़ेह हो कि हाल ही में अमेरिकी ज़राए अबलाग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने ट्रेड वार से आलमी मईशत पर बुरे असरात मुरत्तब होने की वार्निंग दी है और रिपोर्ट में चीन से उम्मीद की गई है कि तिजारती अमल के निज़ाम को मजीद मजबूत करेगा वो, और शायद इसी की ही बारे में यह जवाब सामने आया है। और वबाई मर्ज और बुखार की रोकथाम के लिए जनूबी कोरिया और अमेरिका शुमाली कोरिया की मदद करेंगे। दोनों ममालिक शुमाली कोरिया को एंटी वायरल फ्लू के लिए अदवियात फराहम करेंगे। इस बात का ऐलान सियोल में जनूबी कोरिया के सफीर बराए जौहरी प्रोग्राम ने दी है और फ्लू रोकने के लिए दोनों ममालिक शुमाली कोरिया को टैमी फ्लू फराहम करेंगे। और वाज़ेह हो कि जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत शुरू होने के बाद अमेरिका और शुमाली कोरिया के रिश्ते में सुधार आया है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि इंसानी बुनियाद पर प्योंगयांग को दी जाने वाली इमदाद में अब तेजी लाई जाएगी। Of course, all of this is intended to advance what we're trying to do with North Korea. Now, that work begins with denuclearization, but it also includes a strong commitment by both of our countries to transform relations and to build a permanent peace regime on the Korean Peninsula. अमेरिका इन दिनों नए नए बुहरान में फंसता जा रहा है और मुल्क इस वक्त शूट डाउन की जद में है और एक तरह से शट डाउन की जद में है और इसकी जद में वफाकी हुकूमत के तकरीबन 25% शोबे और 8 लाख मुलाजिमीन के आने का इम्कान है। Going to have a shutdown. There's nothing we can do about that because we need the Democrats
to give us their votes. Let's get out, let's work together, let's be bipartisan, and let's get it done. The shutdown hopefully will not last long. Thank you very much. Our great country must have border security. We don't want people coming in that aren't supposed to be here. We want people to come in through a legal process. और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज करी बस इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।